बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर मौलवी था और पर्दे का बहुत पाबंद था, लेकिन मैंने मेहनत करके अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया। वो दांतों का इलाज करती थी। अक्सर औरतें बुर्का पहनकर मेरी बेटी के कमरे में जाती थीं और इलाज करवाती थीं। एक औरत रोज आधी रात को रोती हुई दांत की तकलीफ से मेरी बेटी के पास आती और काफी देर बाद वापस बाहर निकलती थी। एक दिन ये सोचकर बेटी बहुत थक जाती है, उसको जल्दी सुलाकर अपनी बेटी की जगह उसी औरत का देसी इलाज करने बैठ गई। जब ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरा नाम गजाला है। मेरी शादी के बाद मुझे खुदा ने सिर्फ एक ही बेटी दी। मेरा शौहर मौलवी था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाऊं। पहले तो मेरा शौहर ना माना, फिर मान गया। मेरा शौहर पर्दे का बहुत ज्यादा पाबंद था और बेटी को अकेले कहीं जाने भी ना देता था। उसे अपनी पढ़ाई के सिलसिले में हॉस्टल रहने की इजाजत तो मिल गई, पर वो खुद हॉस्टल नहीं जाना चाहती थी। पर जब वो हॉस्टल चली गई, उसका हॉस्टल से वापस आने को दिल ना करता। कभी 2 महीने बाद घर चक्कर लगाती, कभी 2-2 3-3 महीने गुजर जाते। यही कहती कि टेस्ट हो रहे हैं, मसरूफ होती हूं, इसी वजह से नहीं आती। मैं हैरान हो जाती कि मेरी बेटी मेरे बिना एक पल न रहती थी। अब वो अकेली कैसे इतने माह अकेली रह लेती है। जब भी घर आती, एक दिन बाद ही वापस चली जाती। छुट्टियों में भी उसका घर रहने को जीना चाहता था। इस वजह से उसके अब्बू ने कहा कि अब हॉस्टल में मैंने नहीं भेजना। फिर मैंने मौलवी साहब की मिन्नतें की और अपनी बेटी को भी समझाया कि आ जाया करो। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, पर जब वो घर आती, मुझे वो बहुत परेशान लगती। जब मैं उससे उसकी परेशानी की वजह पूछती तो वो टाल देती। जैसे तैसे करके वो डॉक्टर बन ही गई। मैं किचन में खड़ी अपनी बेटी के लिए खाना बना रही थी। वो किचन में आई और कहने लगी, अम्मी जी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, इमरजेंसी है, रात तक वापस आ जाऊंगी। मैंने उससे हैरानगी से देखा, क्योंकि आज से पहले कभी उसे यूं इमरजेंसी ना हुई थी। मैं उससे पूछती रह गई, पर उसने मुझे कोई भी जवाब ना दिया और चली गई। मुझे डर लगने लगा, वो ना जाने कब आएगी। अगर उसके आने से पहले उसके अब्बू आ गए तो वो तो मुझे डांट देंगे। मैंने जल्दी से सारे काम खत्म किए और अपनी बेटी का इंतजार करने लगी। मैं उसके कमरे में गई, उसका मोबाइल बज रहा था। मैंने हैरत से देखा, उसका मोबाइल तो घर पर पड़ा था। मैंने उठाकर कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज से मुझे धचका लगा। मैंने फोन बंद कर दिया। मुझे अपनी बेटी पर अब गुस्सा आने लगा था। वो मुझसे झूठ बोल कर गई थी। आज से पहले उसने मुझसे यूं झूठ कभी ना बोला था, कहीं जाने का। अब मुझे डर लगने लगा कि अल्लाह का शुक्र है कि वो अपने अब्बू के आने से पहले ही घर आ गई। मैंने उसकी पहली गलती समझकर उसे कुछ भी ना कहा, पर मुझे उस पर अब शदीद गुस्सा आ रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम तो ऐसे गई थी कि जैसे बहुत बड़ी इमरजेंसी हो, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, आप तो जानती ही हैं मेरा कैसा काम है, इस वजह से मैं जल्दी फारिग हो गई थी। और भी तो डॉक्टर्स होते ही हैं मेरे साथ हेल्प करने के लिए। मुझे फिर से उस पर गुस्सा आया। वो मुझसे फिर झूठ बोल रही थी। मैंने उससे फिर भी कुछ ना कहा, पर उसके लबों पर अजीब सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। मैंने उसे मशकूक नजरों से देखा, पर वो बिना परवाह किए वहां से चली गई। रात के वक्त मैं सहन में बैठी हुई थी। अचानक दरवाजा खटकने लगा। मैंने दरवाजे की जानिब देखा। उस वक्त आखिर कौन आ गया है? मौलवी साहब तो उस वक्त नहीं आते। मैं दुपट्टा ठीक करके दरवाजे की जानिब गई। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक औरत खड़ी हुई थी। कहने लगी कि मेरे दांत में बहुत ज्यादा दर्द है, आपकी बेटी इस वक्त इलाज कर देगी। उस औरत का चेहरा मैंने देखा, वहां पर तो मुझे ऐसा कुछ भी महसूस ना हुआ। उससे कोई दर्द हो। उसने नकाब कर रखा था, बुर्का भी डाला हुआ था। मैं उसे अंदर ले आई और अपनी बेटी को बुलाया। मेरी बेटी उसे देखते हुए कुछ कहने लगी, फिर मुझे देखकर खामोश हो गई। मैंने अपनी बेटी को कहा, इनके दांत में बहुत दर्द है, इन्हें कमरे में ले जाकर इलाज करो। वो उस औरत को अपने साथ कमरे में ले गई। मेरी नजर उसके कमरे की जानिब ही थी। अचानक मुझे कहके की आवाज आई, फिर एकदम खामोशी छा गई। मैं हैरानगी से उसके कमरे की तरफ गई। कमरा अंदर से बंद था। मैंने दस्तक दी। अंदर से मेरी बेटी बोली, अम्मी जी मैं इनका दांत देख रही हूं, अब दस्तक मत दीजिएगा। वो अंदर से मसरूफियत वाले अंदाज में बोली। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने कोई दस्तक न दी, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे वो बातें कर रही हो। मुझे लगा मेरा वहम है। इतने में दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा, एक और औरत बुर्का डाले खड़ी हुई थी।
वो कहने लगी कि मेरे दांत में दर्द है, डॉक्टर साहिबा घर हैं क्या? मैंने कहा हाँ हैं, एक और मरीज को देख रही हैं, क्या वो मुझसे पहले पहुंच? वो औरत कुछ कहते कहते एकदम से रुक गई और अपनी गाल पर हाथ रखकर बोली, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझे प्लीज डॉक्टर के पास ले जाएं। मैंने जाकर अपनी बेटी से कहा कि एक और मरीजा आई हैं, उनको भी देख लेना। मेरी बेटी रात काफी देर तक उनका चेकअप करती रही। फिर वो दोनों इकट्ठी चली गईं। मेरी बेटी की आंखें अब लाल हो रही थीं। मैंने कहा कि क्या हुआ है? कहने लगी, मुझे बहुत नींद आई है, मैं सोने जा रही हूँ। वो मुझे ये कहकर सोने के लिए चली गई। अगले दिन मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया था। मौलवी साहब भी चले गए थे, पर मेरी बेटी अभी तक ना उठी थी। मैंने उससे जाकर उठाया और उससे पूछा कि आज काम पर हॉस्पिटल नहीं जाना क्या? वो कहने लगी कि मुझे छुट्टी है। मैंने उसे हैरानगी से देखा और कहा, यह कैसा हॉस्पिटल है? जब उनका दिल चाहता है बुला लेते हैं, जब दिल चाहता है छुट्टी दे देते हैं। तुम किसी और हॉस्पिटल में काम देख लो। मेरी बात सुनकर उसने मुंह पर कंबल कर लिया। मैंने उसे गुस्से में देखा। मुझे तो अपनी बेटी यूं लगता कि जैसे डॉक्टर ही ना हो, उसकी हरकतें ही ऐसी थीं। मैं बाहर चली गई। थोड़ी देर के बाद वो घोड़े पर सवार होकर आई और जल्दी जल्दी कहने लगी, मुझे अस्पताल से कॉल आई है, मुझे फौरन जाना होगा। मैंने हैरानगी से उसका चेहरा देखा, जहां मुस्कुराहट सजी हुई थी। मुझे कुछ समझ ना आई। उसे तो गुस्सा आना चाहिए था, उसकी नींद खराब हो गई है। उल्टा वो मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे किसी के वलीमे में जाना हो। वो जल्दी जल्दी में चली गई। उसके जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि उसने हाथ में क्या थाम रखा था। उसने एक डब्बा पकड़ रखा था। उसमें आखिर क्या था? मैंने पहले तो कभी वो डब्बा उसके पास नहीं देखा था, ना ही घर पर था। मैंने दिमाग पर जोर डाला। मैंने कहीं उसको देखा था, पर मुझे याद ना आया कि मैंने किधर देखा था। आज मैंने उसके कमरे में जाकर देखा, उधर मोबाइल आज नहीं पड़ा था। आज वो अपना मोबाइल अपने साथ ही लेकर गई थी। मैं उसके कमरे की सफाई करने लगी। उसके बेड की चादर के नीचे चॉकलेट के पैकेट पड़े हुए थे। जहां तक मेरा ख्याल था, उसने कभी चॉकलेट नहीं खाई थी। वो मुझे कहती थी कि इससे दांत खराब हो जाते हैं। मैं दांतों की डॉक्टर हूं, इस वजह से मैं नहीं खाती। फिर ये पैकेट, ये कहां से आए थे? अगर उसने नहीं खाए, फिर मुझे याद आया कि रात को दो औरतें आई थीं, पर वो कैसे खा सकती हैं? उनके दांत में तो पहले ही दर्द थी। शायद उसने खुद ही खाई हो। मैं भी एक बात के पीछे ही पड़ गई हूं। सारा दिन गुजर गया, मेरी बेटी घर ना आई। मैं सारा दिन दरवाजे की राह देखती रही। अगर उससे फोन करती तो उसका नंबर बन जाता। मैं परेशान हो गई। रात हो गई थी। मौलवी साहब भी घर आ गए। उन्होंने मुझसे बेटी के बारे में पूछा। मैंने कहा कि आज अस्पताल में काम ज्यादा था, इस वजह से उसे आज देर हो गई है। मैं उन्हें बता ही रही थी कि इतने में वो जैसे बुरके में गई थी, ऐसे ही आ गई थी। मौलवी साहब ने उस पर गौर ना किया। मैंने भी उसका चेहरा गौर से देखा, जहां हल्का हल्का मेकअप लगा हुआ था। वो कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। उसने अंदर जाकर बुर्का उतारा। मैंने उसका चेहरा देखकर पूछा कि ये इतना मेकअप किस खुशी में किया हुआ है? मेरी बात सुनकर उसने मुझे हैरानगी से देखा और बोली कि क्या मतलब है आपका अम्मी? बड़े डॉक्टर ने सारे अस्पताल वालों को पार्टी दी थी, सबने मेकअप किया था तो मैंने भी कर लिया। उसकी बात सुनकर मुझे अब इत्मीनान हुआ था। मैंने कहा कि तुम थक गई हो, आराम करो। अब मुझे खुद पर गुस्सा आया। वो थक कर आई थी और मैंने उसे ही सवालों जवाब शुरू कर दिए थे। मैं उसके पास बैठ गई। मुझे हैरानगी हुई। वो लेटते ही सो गई। पहले तो वो बिस्तर पर घंटा घंटा करवटें बदलती थी। आज वो इतनी जल्दी आखिर कैसे सो गई थी? मैं उठकर कमरे से बाहर आई। मुझे पीछे से हंसने की आवाज आई, जैसे मेरी बेटी हंसी हो। मैंने दोबारा जाकर कमरे में जाकर देखा, पर वो तो सो रही थी। अगले दिन मेरी बेटी सारा दिन हॉस्पिटल में रही। जब रात को घर आई तो कमरे में चली गई। मैं भी अंदर ही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा, एक औरत खड़ी थी। वो मुझसे कहने लगी कि दांत में बहुत तकलीफ है, इलाज करवाना है। मैंने कहा कि अंदर आ जाएं। उसकी आवाज से यूं लग रहा था कि जैसे वो तकलीफ की वजह से रो रही हो। मैंने उसे अपनी बेटी के कमरे में भेज दिया। वो रात को ना जाने कब बेटी के कमरे से निकली और घर चली गई। पर जब वो कमरे से निकली तो इस तरह थी कि जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद रोजाना औरतें बुर्का डालकर मेरी बेटी से इलाज करवाने आती। कभी कभी वो औरतों को वापस भेज देती। मुझे हैरानगी होती। जो पहले आती हैं उन्हें कह देती है कि मैं थकी हुई हूं, और जो रात को देर से आती हैं उनका सोई हुई हो तो भी उठकर इलाज कर देती थी।
मुझे उसकी ये बात बिल्कुल भी समझ ना आती। वो ऐसा ना जाने क्यों करती है। उसकी कोई रूटीन न थी अस्पताल जाने की, वहां से आने की, घर में इलाज करने की। मैंने तो जो भी डॉक्टर्स देखे थे वो एक रूटीन से काम किया करते थे। एक दिन मेरी बेटी जल्दी अस्पताल चली गई थी। मैंने सोचा कि आज उसके अस्पताल का चक्कर लगाऊं। मैंने जल्दी से बुर्का डाला और उसके अस्पताल चली गई। मैंने काउंटर पर बैठी लड़की से अपनी बेटी के बारे में पूछा। वो कहने लगी कि यहाँ तो इस नाम की कोई लड़की है ही नहीं। उसकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। वो क्या कह रही थी? मैं उसे ये कहने लगी कि ध्यान से देखो, मेरी बेटी इसी अस्पताल में काम करती है। मेरी बात सुनकर वो फिर से देखने लगी और कहा, नहीं, आप मेरा टाइम मत जाया करें। मैं उससे बहस कर रही थी। इतने में एक लड़की आई और मेरी बेटी का नाम लेकर कहने लगी, आप उसकी बात कर रही हैं, वो दूसरी तरफ काम करती हैं, उनका इधर नाम नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मुझे इत्मीनान हुआ। वो काउंटर पर बैठी लड़की दूसरी को हैरानगी से देख रही थी, जैसे उसने कुछ गलत कह दिया हो। मैंने उससे कहा कि आप मुझे मेरी बेटी से मिलवा सकती हैं। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा परेशान हो गई। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है। वो कहने लगी, कुछ नहीं, आपकी बेटी इस वक्त बहुत मसरूफ है, मिल नहीं सकती, और अस्पताल में मिलने की इजाजत भी नहीं होती। उसने जान छुड़ाने वाले अंदाज में मुझसे कहा था। मैं भी वहां से आ गई, पर घर आकर मैं यही सोच रही थी कि उस लड़की को मेरी बेटी के बारे में आखिर क्यों मालूम नहीं था, और दूसरी लड़की को मैंने कभी देखा नहीं था। उसकी आंखें मुझे लगा कि मैंने कहीं देखी हैं और आवाज भी सुनी है, पर मुझे याद ना आई। मैंने भी दिमाग पर ज्यादा जोर ना दिया। आज वो दोपहर को ही घर आ गई थी। उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा कि आखिर हुआ क्या है, ऐसे मुंह क्यों बनाया हुआ है। वो कहने लगी कि बस आज बहुत काम था, इस वजह से। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी थी, उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या कहना है। वो मुझे कहने लगी, अम्मी आप अस्पताल आई थी, वहां पर घर से आए हुए किसी से मिलने की इजाजत नहीं होती। वो अस्पताल वाले समझते हैं कि कोई सिफारिश लेकर आया होगा, इस वजह से आज के बाद आप मुझसे मिलने मत आइएगा। मुझे तो खुद मालूम नहीं होता कि कब मेरी अस्पताल के कौन से हिस्से में ड्यूटी लग जाए। उसकी ये बात सुनकर मैंने कहा कि अच्छा, तुम फिक्र मत करो, आज के बाद मैं बिल्कुल ना आऊंगी। मुझे उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी नजर आ रही थी, जैसे उसे बिल्कुल भी मेरा अस्पताल जाना अच्छा न लगा हो। उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि आज के बाद उसके अस्पताल मैं न जाऊंगी। रात का वक्त था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जानती थी कि इस वक्त आखिर कौन हो सकता है। वो ही इलाज करवाने वालियां होंगी। मैंने जाकर दरवाजा खोला, वही थी, जिससे आज शायद बहुत दर्द था। मौलवी साहब कहने लगे कि अभी तक इस औरत के दांत ठीक नहीं हुए, इससे कहा करो कि दिन के टाइम अस्पताल इलाज करवा लिया करो। इस तरह रात के वक्त किसी के घर जाना मुनासिब नहीं होता। मौलवी साहब को शायद उसका रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता था, वो इस वजह से कह रहे थे। मैंने कहा कि मैं उसे जरूर कहूंगी वो दिन के वक्त आया करे। मौलवी साहब अंदर गए। मैंने देखा कि काफी रात हो गई थी, पर वो औरत अभी तक कमरे से निकली नहीं थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मेरी बेटी सारा दिन की थकी हुई अब उसका इलाज करने लग गई है। कितनी उसे सारा दिन मेहनत करना पड़ती है, और ये रात को भी इलाज करवाने आ जाती हैं। मैं कमरे की तरफ गई। मुझे यूं लगा कि जैसे अंदर वो बातें लगी हुई हों। मैंने दरवाजा खोला, पर वो बातें नहीं लगी हुई थीं। मेरी बेटी उसे कुछ एहतियात बता रही थी। मेरी बेटी मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं बाहर आ गई। वो इलाज कर रही थी। आज मुझे अपनी बेटी पर बड़ा प्यार आया। वो कितनी मेहनत से काम करती थी और गरीबों को मुफ्त इलाज करती थी। थोड़ी ही देर के बाद वो औरत चली गई। मैं अपनी बेटी के पास गई और उससे कहा कि तुम इनको कहा करो कि अस्पताल में आकर ही इलाज करवा लिया करें। तुम्हारे अब्बू नाराज हो रहे थे, ऐसे घर क्यों रात को आती हैं। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी सोच में पड़ गई। फिर मुझसे कहने लगी कि अस्पताल में वो लोग मुफ्त इलाज नहीं करते, जिस वजह से मैं इन्हें घर बुलवा लेती हूँ। आप फिक्र मत किया करें, कुछ भी तो नहीं होगा, और ऐसे इलाज कराने से हमें सवाब भी मिलेगा। उसकी ये बात सुनकर मैंने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारे अब्बू को बता दूंगी, वो समझ जाएंगे। पर कुछ दिन औरत ना आई वो इलाज करवाने। फिर उसके बाद वो रूटीन से आती इलाज करवाने के लिए। मैं हैरान होती कि आखिर उससे ऐसी भी क्या दर्द पड़ी है जो उसकी ठीक ही नहीं हो पा रही है। अक्सर रात के वक्त 3-4 औरतें आती इलाज करवाने के लिए। मुझे तो यूं ही महसूस होता था कि जैसे वो 4 औरतें रोजाना आती हैं इलाज करवाने के लिए। पर मेरी बेटी कहती कि वो बुर्के में होती हैं, इस वजह से आपको ऐसा लगता है, पर वो 2 ही होती हैं। मैं कहती कि अगर मेरी बेटी कह रही है तो ठीक ही कह रही होगी, पर मुझे तो उनकी आवाज भी एक जैसी लगती। एक दिन रात के वक्त एक औरत आई। वो मुझसे
मेरी बेटी के बारे में पूछ रही थी। अचानक उसका निकाब गिर गया। उसने जल्दी से फिर से अपना नाक ढांप लिया। मैंने उसके चेहरे की हल्की सी झलक देखी थी। मुझे उसका चेहरा अजीब सा लगा था। मुझे वो कोई औरत नहीं बल्कि एक लड़की लग रही थी, पर वो मेरे साथ औरतों की तरह ये बात कर रही थी। मैं उसे अपनी बेटी के कमरे में छोड़कर आई। उस रात एक नहीं, चार चार इकट्ठी औरतें आईं और चारों की यूं हालत थी कि जैसे अभी वो दर्द से मर जाएंगी। मेरी बेटी पूरी रात उनका इलाज करती रही। वो रात को काफी देर से गई। उस रात मुझे बहुत अजीब लगा था। उनके दांतों में रोज ही क्यों तकलीफ हो जाती है। अगले दिन मैंने सोचा कि मेरी बेटी पूरी रात उनका इलाज करके थक जाती होगी। आज मैं उनका इलाज करूंगी ताकि फिर उनको कभी दर्द ना हो। जब रात हुई मैंने अपनी बेटी को खाने में सुकून वाली दवा मिलाकर दे दी और खुद उसके कमरे में जाकर बैठ गई। अगर अब कोई औरत आएगी मैं ही उसका देसी तरीके से इलाज करूंगी। मैं बैठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला। एक औरत मेरे साथ अंदर आ गई। मैं उसे अपनी बेटी के कमरे में ले गई और उसके पास बैठ गई। वो मुझे कहने लगी कि आप क्यों अंदर आ गई हैं? इलाज तो आपकी बेटी ने करना है। उसकी ये बात सुनकर मैंने कहा कि आज मेरी बेटी नहीं बल्कि मैं इलाज करूंगी ताकि तुम्हारा दर्द जल्दी चला जाए। मेरी बात सुनकर वो हैरान हो गई। उसके चेहरे पर अब परेशानी छाने लगी थी। वो मुझसे मेरी बेटी के बारे में पूछने लगी। मैंने कहा कि वो सो रही है। मैंने जैसे ही उसका नकाब उतारा, इससे पहले कि मैं उसके दांत देखती, मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो भी हक्का बक्का मुझे देख रही थी और इतने में फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उसे कमरे में बिठाकर दरवाजा खोलने गई। दो और औरतें थीं। मैं उन्हें भी अंदर ले आई और सबको देखने लगी। मुझे उन पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मैंने जाकर अपनी बेटी को झंझोड़ झंझोड़ कर उठाया। वो मुझे कहने लगी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये हमारा ही प्लान था। मैंने गुस्से में उन सबको चुप करवाकर उसे उठाया। वो उठकर सबको एक साथ देखकर दंग रह गई। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। ये सब क्या है? ये इलाज होते थे कमरे में? ये क्या तुम लोगों ने ड्रामा खोल रखा है? क्या है तुम सबकी हकीकत? बताओ मुझे। और तुम सबके घर वाले नहीं पूछते रात के वक्त किधर जाती हो तुम लोग? ये पूछना मेरा फजूल था क्योंकि वो अमीर घर की लड़कियां थीं। मैं उनसे हकीकत पूछने लगी। सबने निगाहें झुका ली। एक ने मेरी तरफ देखा और बोली, आंटी, आपसे हमने झूठ बोला। जब आपने अपनी बेटी को हॉस्टल में डाला था ये रोती रहती थी। हमने इसे अपनी दोस्त बना लिया। ये कहती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। हमने कहा कि तुम हमारे साथ घूमा फिरा करो, हम तुम्हें मुफ्त में डॉक्टर बना देंगे। ये बात मैंने की थी क्योंकि मेरे पापा का हॉस्पिटल था जिसमें उस दिन आप आई थी। वो मेरे पापा का हॉस्पिटल था। उधर मैं आपसे मिली थी। जब ये घर आ गई तो हमने कहा कि तुम कहना कि इस हॉस्पिटल में तुम काम करती हो, तुम्हें मैं तनख्वाह दे दिया करूंगी। उसके बाद हम सारी दोस्तें इकट्ठी मिलकर बैठ नहीं सकती थीं। हम सब ने बातें करनी होती थीं, मिलकर फिल्में देखनी होती थीं। तो हमने ये प्लान बनाया था। ये तो घर से निकल नहीं सकती थी। हम ही इसके घर दांत का इलाज करवाने के लिए जाएंगे। इस तरह किसी को शक भी ना होगा। हम आराम से एंजॉय करेंगी। उसकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत धचका लगा। कम से कम मुझे अपनी बेटी से ये उम्मीद बिल्कुल न थी। मैंने नफरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो मुझे देखकर कहने लगी कि आई एम सॉरी अम्मी, मुझे मुआफ कर दें। आप सब कुछ जान तो चुकी हैं, मुझे यकीन है कि आप मुझे मुआफ कर देंगी। मैं आपको अब डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। अब मैं ऐसा कुछ भी ना करूंगी। मैं उन सब की बेइज्जती करने लगी कि उन्होंने ऐसा आखिर क्यों किया था। अगर उन्होंने खुद डॉक्टर नहीं बनना था, अपने घर वालों का ख्वाब पूरा नहीं करना था, तो मेरे ख्वाब क्यों बर्बाद किए? वो सारी शर्मिंदगी से निगाहें झुका गईं और कहने लगी कि आंटी, हम सब मिलकर पढ़ेंगी और हम डॉक्टर भी बनेंगी, आपका ख्वाब पूरा करेंगी। वो सब शर्मिंदा थीं। उनके अल्फाज उनकी शर्मिंदगी का सबूत दे रहे थे। मैंने उन्हें मुआफ कर दिया। ये बात मैंने मौलवी साहब को बिल्कुल भी ना बताई। वो रोज आती बुरके में, पर इस बार वो सारी मिलकर पढ़ती थी ना कि इंजॉय करती थी। इस तरह उन सब ने मिलकर एक होकर अपने घर वालों का ख्वाब पूरा कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।